हेलो एवरीवन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि IUCN ने बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज बना दी हुई हैं अलग अलग स्पीसीज़ की, डिपेंडिंग कि उनका जो स्टेटस है वो क्या है, कि भाई वो नॉर्मल हैं या फिर ख़तरे में हैं या फिर वो ख़त्म होने वाले हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिलते हैं, सो दैट उनको बचाने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकें, है ना। लेकिन जब हम वो सब पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की बात करी थी कि भाई कोई नेगेटिव फैक्टर जो है वो कंटिन्यू करता है तो वो स्पीसी खत्म हो सकती है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि भाई वो नेगेटिव फैक्टर्स हैं क्या। ठीक है। तो ये समझने से पहले कि वो नेगेटिव फैक्टर कौन कौन से हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि एशियाटिक चीता, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, क्यों हो गया, है ना, कहाँ चला गया। चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड ममल, जो एशियाटिक चीता है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड ममल होता है। आपको पता ही है चीता सबसे फास्ट रन करता है, राइट। ठीक है। तो ये जो चीता है, ये एक यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का, है ना। और इसकी स्पीड कितनी है, 112 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड में दौड़ता है ये, है ना। इतना तो बस भी तेजी से नहीं दौड़ती है। ठीक है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लियोपर्ड, कई बार हम इसको ऐसे समझते हैं कि भाई ये लेपर्ड है। लेपर्ड अलग होता है, चीता अलग होता है। इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर जो मार्क होता है ना, देखो कौन सा मार्क होता है, लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेडेड लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द नोज। भाई आप नोज के दोनों साइड पे देखेंगे कि एक ऐसा लगता है जैसे टीयर आता जाता है तो उस पर निशान बन जाता है, ऐसा करके निशान बना होता है इसके ऊपर। एंड उससे हमें समझ में आता है जो कहाँ तक, कहाँ से जाता है, आई के कॉर्नर से लेके इसके माउथ तक आता है। ठीक है। ये निशान इतना लंबा बना होता है नोज के दोनों साइड। तो हमें उससे समझ में आता है कि भाई ये क्या है, ये चीता है। ठीक है। तो हम इसे समझ सकते हैं इसके थ्रू, इस पहचान के थ्रू। प्रीवियर टू द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से पहले भी चीता जो थे वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे हमारे पूरे अफ्रीका और एशिया में। ठीक है। अफ्रीका में भी मिलते थे चीता और एशिया में मिलते थे। लेकिन जो एशिया में जो चीता मिलते थे वो अब भाई नियरली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है। नियरली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ड्यू टू ए डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट, क्योंकि जो हैबिटेट पहले अवेलेबल था वो अब अवेलेबल नहीं है। आपको पता है अब चीता यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और उनको जो प्रे मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता था। ठीक है। तो द स्पीसी वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। 1952 में ही इसको क्या कर दिया था कि भैया जो चीता है, एशियाटिक चीता जो हमारे यहाँ मिलता था वो अब नहीं मिलता है। अच्छा, मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताती हूँ। ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि जिस चीते के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो चीता है जो यहाँ पे नहीं मिलता है, एशियाटिक चीता, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये जो चीता है वो हमारे इंडिया में मंगाया जा रहा है अफ्रीका से। अफ्रीका से अराउंड 20 चीतास को इंडिया में मंगाया जा रहा है। और उसे पता है कहाँ रखेंगे, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मतलब जो अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो गया है। बट सोचो मतलब हमारे घर के कितने पास है ना, तो हमारे एरिया के तो बहुत ही क्लोज है। तो अब हम चाहे जब, हो सकता है हमें चाहे जब चीता देखने को मिल जाए, वैसे आजकल यहाँ पे लॉइन भी नज़र आ रहे हैं, है ना। तो ये केसेस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो लॉइन भी है और लेपर्ड भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं आजकल। तो लेट्स सी, हो सकता है आगे चल के जो 20 चीताज, अफ्रीकन चीताज मंगाए जाएंगे वो भी हमें देखने को मिल जाएं। तो सो दैट वाज ओवर हियर। तो एशियाटिक चीता खत्म हो गया है हमारे इंडिया में। हम अभी कौन सी चीता मंगा रहे हैं, अफ्रीकन चीताज मंगा रहे हैं, जो हम कूनो जो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पर रखेंगे और वहाँ पर वो पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर वो मिलेंगे। ठीक है। तो चलेंगे कभी देखने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब ये समझना कि भाई वो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इतना खतरनाक कि वो ख़त्म ही हो जाए, ऐसा फियरफुल डिप्लीशन जो है किस रीज़न से हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी नेगेटिव फैक्टर्स हैं, चलिए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई जो नेचर है वो हमने हमने खुद से कितना बदल दिया है। तो सबसे पहला रीज़न, नेगेटिव फैक्टर तो हम खुद ही हो गए हैं, है ना। क्योंकि हमने नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है हमारी नीड्स के लिए, है ना। जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हमने सोचा कि हमें फर्नीचर बनवाना है, तो बस क्या करना है, लकड़ी काटी और फर्नीचर बनवाने के लिए डाल दिया। बट क्या कभी हम ये ट्राई करते हैं कि अगर हम लकड़ियों को कट कर रहे हैं तो हम उन्हें, प्लांट्स को ग्रो भी करें, है ना, ट्रीज को ग्रो करें, उनकी देखभाल करें। बट डू वी डू दैट? यूजुअली मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट डू दैट। तो ये चीज़ गलत बात है ना, हमें प्लांट्स को ग्रो भी करना चाहिए। तो सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर कौन हुआ, वी आर सेल्फ। ओके। सो पहला रीज़न तो हम खुद हो गए कि भाई हमने खुद हमारे नेचर को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसे डिप्लीट कर दिया है। अब क्यों हम डिप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें वुड चाहिए, बार्क चाहिए,
लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाई करते हैं ना कलर वाला, वो फूड, फ्यूल, फॉडर, मेनर, ईटीसी, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? सो वी आवर सेल्फ, हम खुद, वी आर द वन हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने खुद ने अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया है। तो पहली चीज़ तो हम खुद ही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, नेगेटिव फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को कम करना चाहिए। अब जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है इन्फ्लिक्टेड ऑन द फॉरेस्ट पे, वो हुआ था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो भाई एक तो हम हो गए रीज़न, एक अब ये देखिए कि कब कब ये हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, हाँ ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट को डिप्लीट किया गया था, उन्हें काटा गया था। अब देखो फॉरेस्ट जब डिप्लीट होते हैं ना, तो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो भी साथ साथ में डिप्लीट हो जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में कैसे उन्होंने, क्यों डिप्लीट किया उन्होंने, क्यों हमारे फॉरेस्ट वगैरह को कट किया, क्या रीज़न था। तो भाई उनका रीज़न ये था कि उन्हें रेलवेज का एक्सपेंशन करना था, है ना। रेलवे एक्सपेंशन करेंगे तो रेलवे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो वुड की बनती है, तो उन्होंने जंगलों को काटा, ठीक है। फिर रेलवे लाइन बिछाने के लिए जंगल को कट किया। सेकंड चीज़ है एग्रीकल्चर, है ना। आपने सुना ही होगा वो कमर्शियल फॉरेस्ट्री वगैरह भी करते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करते थे, और माइनिंग। तो भाई 4 रीज़न है, रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। इन सब एक्टिविटीज़ के लिए कॉलोनियल पीरियड पता है ना आपको, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रहते थे, उन्होंने हमारे इंडिया को उनकी कॉलोनी बना लिया था, ठीक है। तो वो यहाँ पर रेलवे एक्सपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, मतलब प्लांटेशन करते थे ना, वो इंडिगो प्लांटेशन आपने सुना होगा, टी प्लांटेशन। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ग्रो करते थे, फिर अपने यहाँ पे ले जाके सेल कर देते थे यूरोप में, ठीक है। तो ये उनका एक काम था, तो इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया। अच्छा, ये तो हो गई कॉलोनियल पीरियड की बात। लेकिन क्या ऐसा है कि कॉलोनियल पीरियड के बाद इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गई, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या हमने ये सब चीज़ें रोक दी? क्या हमने फॉरेस्ट को काटना बंद किया? जी बिल्कुल नहीं। उस टाइम पर जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, हमारे पास फूड की कमी थी। हमारी जो कंट्री थी वो एक तरह से एक इमर्जिंग कंट्री हो रही थी, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी एट दैट टाइम। तो इसीलिए उसे डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज सेटअप करने थे, बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने थे। उसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया गया। देखो बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे, हमारे फॉरेस्ट सर्वे का डेटा हमें ये बताता है, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हमने क्या किया, फॉरेस्ट को साफ कर दिया उस एरिया से, और वहाँ पे हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, उस एरिया को हमने एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया। मतलब वहाँ पे अब एग्रीकल्चर किया जाएगा। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट, इसके साथ साथ जो ट्राइबल बेल्ट होता है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है हमारा, या फिर जो सेंट्रल इंडिया, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में आपको ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे, और हमारे सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे आपको ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे। तो हैव बीन डिफॉरेस्टेड, उनको क्या किया गया, डिफॉरेस्टेड किया गया, उनको वहाँ से जंगल से निकाल दिया गया, क्योंकि जंगल को कट करना है, वो कहाँ रहेंगे, है ना। उन्होंने भी क्या किया है, जैसे उनको हटा दिया और फिर वो वहाँ पे दूसरी जगह पे जाके जंगलों में शिफ्ट होने लगे। लेकिन जंगल के अंदर भी वो क्या करते थे, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। आपको पता है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, वो एक प्लेस पे जाते हैं, वहाँ से सारे जंगल को साफ करते हैं, जला देते हैं। उसको जलाने से क्या होता है, जो उसकी जो वो होती है ना ऐश, उसके अंदर काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू होती है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। फिर वो वहाँ पे 3-4 बार खेती करते हैं, एंड उसके बाद उस एरिया को, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खेती करने के टाइम पे सारे उसके जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर आ जाते हैं, फिर वो जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, और वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, सो दैट इन फ्यूचर वहाँ पे फिर से प्लांट्स उगाएंगे धीरे धीरे अपने आप नेचुरली, और फिर वहाँ पर बाद में आके वो कर सकते हैं खेती वगैरह, है ना। अराउंड जब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उग जाएंगे तब तक के लिए वो उसे खाली छोड़ देते हैं। तो इस तरह ऐसे करने से क्या होगा ना, बहुत सारे एरिया को उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया। अगर वो वहीं पे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते रहते तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही खेती करते, दूसरे प्लांट्स को नहीं काटते। लेकिन उन्होंने दूसरे पेड़ों को जाके काटा, तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वहाँ पे जो स्पेशल टाइप की मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, वो सब भी जल गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं प्लांट की, बहुत सारी जो एनिमल की स्पीसीज़ हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, है ना। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तब भी ये सब हो रहा था, ठीक है।
सी अभी हमने रिसेंटली ये चीज़ डिस्कस करी कि कॉलोनियल जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ थी, मतलब कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ भी लेकर आए थे वो लोग कि भाई फॉरेस्ट में आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या हम उन्हीं को ब्लेम कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम हुई थी फॉरेस्ट को कट करने वाली, जो स्पीसीज़ ख़त्म हो रही हैं, उसका रीज़न शायद कॉलोनियल पीरियड ही था? देखो, हमारे कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो प्रमोशन था फ्यू फेवर्ड स्पीसीज़ का इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्रमोशन मतलब ऐसा कि हम इंडिया में एक पर्टिकुलर चीज़ को ही ग्रो कर रहे हैं, है ना? और दूसरी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जिसका एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। देखो, थ्रू द आयरनिकली टर्म इनरिचमेंट प्लांटेशन, मतलब कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर कमर्शियली वैल्यूएबल कोई स्पीसीज़ है, मतलब सपोज़ कोई प्लांट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ में आता है। सपोज़ एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ सोयाबीन की खेती करें, क्योंकि हमारा एमपी क्या है, सोया प्रदेश बोला जाता है, तो सोयाबीन की अगर खेती करते जाएँ और बाकी सब खेती बंद कर दें, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो वो चीज़ें मिलती हैं वो कम होने लगेंगी धीरे धीरे, तो वहाँ से उनके प्लांट सीड सब खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कुछ प्रोडक्ट या एक तरह से कहते हैं प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे जिसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, उसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया गया, और बाकी जो वहाँ पे जो चीज़ें ग्रो होती थी जो एंडेमिक थी उसी एरिया में, वो फिर धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीक है, ठीक है, टीक मोनोकल्चर था, मतलब सिर्फ टीक ही ग्रो करेंगे, उसकी वजह से जो नेचुरल फॉरेस्ट था साउथ इंडिया का वो ख़राब हो गया, क्योंकि जो अपने आप ग्रो हो रहे थे प्लांट्स वो अब नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि हमने क्या किया, उन्हें काट दिया, उनकी जगह टीक को ग्रो करेंगे। एंड जो चिरपाइन थे जो वहाँ पे अपने आप ग्रो होते थे, प्लांटेशन थे हिमालय में, वो उनको रिप्लेस कर लिया हिमालयन ओक ने, ठीक है, मतलब कि चिरपाइन को काट दिया और हिमालयन ओक इम्पॉर्टेंट थे और रिडोरेंट फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो उनको ग्रो करने लगे। तो इस तरह से क्या है, जो मतलब ओक वगैरह है इनको हटा दिया गया, मतलब ये खत्म होने लगी धीरे धीरे, तो एक पर्टिकुलर चीज़ के चक्कर में हम दूसरी वाली स्पीसीज जो थी उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है कि हम एक चीज़ को कमर्शियली प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी जो स्पीसी है जो कम मिलती है, इवन तो उसकी इम्पोर्टेंस कम है, बट हमारे जो जो वेव है हमारे लिए वो कम इम्पोर्टेंट है, बट दूसरे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो हम उस डिपेंडेंसी को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसा करने से भी वो स्पीसीज जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। सी तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो हमने कॉलोनियल पीरियड चला गया था, उसके बाद भी जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तब भी हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उनको हमने क्लियर किया, बिकॉज हमें एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए था उस टाइम पे। और साथ साथ में और भी बहुत सारे काम हुए, जैसे इसका एक एग्जांपल, एक फैक्ट ये भी है कि 1951 से, जब से हम इंडिया हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, फिर हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि भाई हमें कैसे कैसे अपनी इंडिया को ग्रो करना है, डेवलप करना है। तो 1951 में 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो हैं वो भी क्लियर किए गए। क्यों क्लियर किए गए? क्योंकि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाने थे। मतलब देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब जैसे राजस्थान का एक एग्जांपल ले लीजिए, राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो हमने इंदिरा गांधी कैनल बनाई है, एक नहर बनी हुई है, उससे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे वाटर मिल जाता है। जो इंदस रिवर सिस्टम की कुछ ट्रिब्यूटरीज है ना, उन उन रिवर्स से एक कैनल को निकाल के यहाँ पर लेकर आए हैं राजस्थान साइड, जिससे वहाँ पे वाटर मिल पाता है। तो ऐसे कई सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए। ये तो मैंने सिर्फ राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, हमारे एमपी में भी बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है, क्योंकि जब रिवर वैली प्रोजेक्ट बनते हैं तो वाटर स्प्रेड होता है, जैसे रिजर्वियर बनेगा, अगर डैम बनाएंगे तो पास में रिजर्वियर बनेगा, वो पूरा एरिया क्या करेगा, पानी से भर जाएगा। तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो सब खराब हो जाएंगे, ज़्यादा पानी भरने से भी तो वो सड़ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो वो एक जो रिवर वैली प्रोजेक्ट की वजह से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ता है। जैसे एक अभी एक नया हमारे यहाँ पे रिसेंटली एक योजना चल रही है, दैट इज़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ना वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसी ईयर। उसमें क्या है कि वो केन बेतवा लिंक को जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे और एक कैनल से उसको जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो एरिया में जहाँ पे वाटर नहीं आता है, जहाँ पे वाटर की कमी है, वहाँ पे उन्हें पीने का पानी वगैरह अरेंज हो पाएगा। बट इसका एक लॉस ये भी है कि जब ये नहर बनाएंगे, रिवर लिंक कर रहे हैं, दोनों नदियों को जोड़ेंगे, उनका पानी जुड़ेगा, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर,
जो टाइगर रिजर्व एरिया वगैरह हैं उन एरियाज़ का क्या होगा, उन एरियाज़ में पानी भर जाएगा। तो वो वहाँ का जो जंगल है वो भी जो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर पानी भरने की वजह से भी वो वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो खतरे में आ जाएंगे, बहुत सारी ट्रीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है उसका। तो एक तरह से उसके बेनिफिट भी हैं, कुछ लॉसेस भी उसके होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 1951 से अराउंड 5000 किलोमीटर फॉरेस्ट को भी इसी वजह से क्लियर कर दिया है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं और दैट्स वाई उन्हें बनाना भी ज़रूरी है। तो इसकी वजह से भी फॉरेस्ट क्लियर होते गए हैं, और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियर हो रहा है। जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, इसके अंदर कम अराउंड 40,000 हेक्टर फॉरेस्ट को डूब जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इंटरनेट हो जाएगा। तो माइनिंग भी एक ये तो हो गया रिवर प्रोजेक्ट, और दूसरा है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है बेटा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। आपको पता है माइनिंग में हम एक पर्टिकुलर एरिया की बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं। अब फॉरेस्ट लगे होंगे तो खोदेंगे तो फॉरेस्ट भी नीचे गिर जाएंगे, है ना, जो प्लांट्स वगैरह हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो माइनिंग भी एक प्रॉब्लम है जो फॉर डिफॉरेस्टेशन को लीड करती है, ठीक है। अब उसका एक एग्जांपल देखिए, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, ये बहुत थ्रिटेंड हो गया है। मतलब ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है उनको वहाँ पे काटा जा रहा है। और यहाँ पे किस चीज़ की माइनिंग होती है, डोलोमाइट की माइनिंग होती है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में थोड़ा काम में आता है। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो वहाँ के स्पीसीज थे जो वहाँ पे रह रहे थे उस फॉरेस्ट में, जब उस फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो वो जो एनिमल्स हैं जो उस फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है वो भी तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे ना। तो उनकी लाइफ भी थोड़ी ख़राब हो गई है इसकी वजह से। एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट फॉर सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। भाई माइग्रेंट रूट का मतलब ये होता है, क्या होता है, एक जंगल से दूसरा जंगल यूजुअली कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कभी किसी जंगल में उन्होंने देखा कि पानी की कमी आ गई, आपने बहुत सारे कार्टून देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जो पूरा पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है एनिमल्स का जो जंगल में रहता है, जब वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है तो वो उस एक जंगल को छोड़ के दूसरे पड़ोस वाले जंगल में चला जाएगा जहाँ पे रिवर वगैरह मिल जाती हो या इजीली वाटर अवेलेबल हो। तो ऐसे ही एक्चुअली में होता है कि जो फॉरेस्ट है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एनिमल्स आराम से जा सकते हैं। तो कई बार जो इंडियन एलिफेंट है वो, जब आपने सुने होंगी, न्यूज़ में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है कि भाई कोई एनिमल था, जो एलिफेंट था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो कोई गाड़ी आके उसे टक्कर देगी। मतलब बहुत सारी ऐसे तरह तरह की न्यूज़ आती रहती है, नॉट ओनली अबाउट एलिफेंट बट टाइगर्स के बारे में भी आती रहती है, क्योंकि उनका जो एक तरह से रूट होता है जाने का, उसके बीच में दूसरी एक्टिविटीज़ वगैरह होने लगती हैं। तो ये एक रीज़न है उसका कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो देखो अभी हमने देखा कि एक नेगेटिव फैक्टर क्या था, डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करना, और हमने उसके रीज़न क्या देखे। हमने देखा कि भाई एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, माइनिंग के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ और जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ये जो फॉरेस्ट हैं इनको क्यों क्लियर किया जा रहा है, क्या और रीजंस हैं इसके। तो मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर, भी सबसे बड़ा डिग्रेडिंग फैक्टर क्या है बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि भाई ये हम मेन चीज़ क्या है, किसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, दे से कि भाई उसका मेन रीज़न है ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन। भाई बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि भाई ग्रेजिंग की वजह से भी ऐसा हो रहा है, मतलब एनिमल्स इतने सारे हैं वो घास वगैरह खाने के लिए जंगल में आते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड कुछ कहते हैं कि फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए ये कह रहे हैं, बट हालांकि क्या है, बहुत सारे मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके लिए, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें ना लोपिंग होती है, ना कि फेलिंग ऑफ एंटायर ट्री। क्या होता है, जैसे अगर कोई एनिमल है वो जाके अगर लीव्स खा रहा है तो वो पेड़ नहीं कट करेगा, है ना, वो क्या करेगा, सिर्फ उसकी लीव्स को ईट कर लेगा। अगर ग्रेजिंग हो भी रही है तो एनिमल्स क्या करेंगे, सिर्फ लीव्स को खाएंगे, है ना, वो पेड़ को तो काटेंगे नहीं, है ना। ऐसे ही जो फ्यूल फॉडर होता है वो सूखी लकड़ियाँ बीन के काम चलाते हैं, जो फॉडर वगैरह कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ काट के कलेक्ट कर रहे हों। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे इसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई फ्यूल फॉडर की वजह से या फिर ग्रेजिंग की वजह से फॉरेस्ट प्रॉब्लम में आए। मेन रीज़न तो माइनिंग हो सकता है, एंड जो हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं वो हो सकता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे करके कुछ लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। नाउ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब साथ साथ में ये भी समझने वाली ज़रूरत है कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट के को काटने से ये नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट को इसलिए काट रहे हैं। फिर उसका रीज़न ये है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर
जो इकोसिस्टम होता है फॉरेस्ट का, उसके अंदर कई 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 तरह के आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, कई तरह के आपको रेप्टाइल्स मिल जाएंगे जो उस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, मतलब उसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमें मिलते हैं, मिनरल्स उसके अंदर मिलते हैं, है ना। ये सब रिसोर्सेज हैं जो हमारी रैपिडली, जो हमारी एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी की जो डिमांड है वो भी पूरी करती है। तो फॉरेस्ट से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी चल रही हैं, है ना। दीज प्रोटेक्टेड एरियाज डज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारे लिए फॉरेस्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी एक सुंदर व्यू मिलता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो उसका कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे हमें तो व्यू मिल रहा है एक सुंदर सा, और हमें एयर प्योर मिल रही है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, उनके लिए वो एक रिसोर्स है ना। उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं, जो उनका जो रॉ मटेरियल की जो डिमांड उनकी पूरी होती है वो वहाँ से पूरी होती है। अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करेंगे तो उनके लिए वो उनका होम है। अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो उनके लिए वो उनका होम है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए इनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं। चलिए हम आगे और देख लेते हैं। एक उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम क्या देखेंगे, वी विल सी कि हिमालयन यू है वो ट्रबल में है। भाई ये हिमालयन यू क्या है, ये एक प्लांट है बेटा, ये मेडिसिनल प्लांट है। आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये जो प्लांट है, पहली चीज़ तो ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में मिलता है और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इस प्लांट के अंदर एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, टैक्सोल। ये टैक्सोल बेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे कैंसर की मेडिसिन बनाई जाती है। यू नो इसे ये कहाँ से मिलता है, ये हिमालयन यू के बार्क से, उसकी नीडल से, उसकी ट्विग से और उसकी रूट से इसको निकाला जाता है। अब क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, और ये पता है एक सक्सेसफुल दवाई बन चुकी है। जो टैक्सोल है वो किस लिए यूज़ होता है, कैंसर की दवाई बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से निकालने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मतलब जब इन्हें पता है सबको कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी जिससे लोगों की डेथ तक हो जाती है, उस बीमारी का इलाज कहाँ मिल जाएगा, टैक्सोल नाम के केमिकल से हो सकता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको निकाल के बेचना चाहते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा, मतलब यूजुअली लोग ट्रेड करने के लिए ये सब करते हैं कि वो इसको ज़्यादा निकालेंगे और फिर मार्केट में सेल कर देंगे तो इसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम सारे पेड़ों को ऐसे ख़त्म कर देंगे, उससे केमिकल कंपाउंड निकालने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, तो फिर हम ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर हमें अगली बार ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो ये जो है वो अब डेंजर में आ गई है। ठीक है, सी, तो ये जो हिमालयन यू है, इसका यूज़ क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग बनाने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। तो अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, तो काफ़ी सारे यू के ट्रीज़ जो हैं वो ड्राई अप हो गए हैं, सूख गए हैं, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। तो जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे तो फिर ये जो दवाई हमें मिल रही है, जो एंटी कैंसर ड्रग मिल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, वो फिर हमें कभी नहीं मिल पाएगा। तो वी हैव टू वी वेरी केयरफुल, और हमें स्टेप्स लेनी पड़ेंगी कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए, सो दैट हम ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ को बचा सकें। सो अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे रीजंस देखे जिनकी वजह से जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो जो है ख़त्म होती जा रही है। वो नेगेटिव फैक्टर देखिए, कुछ कॉमन नेगेटिव फैक्टर देख लेते हैं। कुछ कॉमन नेगेटिव फैक्टर में बेटा आएगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कि भाई हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, हंटिंग हो रही है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, पोचिंग हो रही है, मतलब इलीगल हंटिंग होती है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे हमने यू का एग्जाम्पल देखा, है ना। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी कुछ रीज़न है। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो द फैक्टर्स विच हैड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इन रीजन की वजह से भी खत्म होती जा रही है। ये तो अगर कुछ रीजन, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, देखो, ओवर पॉपुलेशन इज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई ये तो आप मान के चलिए कि ओवर पॉपुलेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका भी मेन रीज़न ओवर पॉपुलेशन ही है। तो ये एक रीज़न हो गया। देन हाउएवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारा, अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो एक अमेरिकन जो होता है ना, वो 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू द सोमालियन। जो सोमालिया का रहने वाला बंदा है और जो अमेरिका का रहने वाला पर्सन है, उन दोनों में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, उसमें 40 टाइम्स का डिफरेंस है।
सिमिलरली जो रिचेस्ट 5% इंडियन सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं, क्योंकि उनकी जो वो जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इतने जो रिच सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, 5% रिच सेक्शन, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को यूज़ कर रहा है, और जो पुअरेस्ट 25% का जो सेक्शन है वो इतना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाता है, इतने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन हम सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, है ना। हम सबका शेयर होता है, जबकि जो रिच पीपल होते हैं वो कम शेयर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब चीज़ों में, है ना। एंड जो एनवायरमेंट वेलबींग है उसमें भी उनका कुछ शेयर होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन ये है, हु इज़ कंज्यूमिंग व्हाट एंड वेयर एंड हाउ मच, तो कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है और हम सबकी कितनी कितनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, हमें बाकी सब चीज़ों को कैसे ठीक करना चाहिए। दिस ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने आज जो पढ़ा है उसको फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रीजंस पढ़े थे बेटा। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो डिफॉरेस्ट है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है। और हमने उसमें रीजंस पढ़े, जैसे कि ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड क्या क्या रीजंस हैं। रेलवे का एक्सपेंशन है, माइनिंग है, और एग्रीकल्चर है, और फॉरेस्ट जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है वो रीजंस रहे। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के बाद, सॉरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रीजंस रहे वो हमने देखे। एग्रीकल्चर के लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेंशन हुआ, माइनिंग के लिए एक्सपेंशन हुआ है, फॉरेस्ट को कट किया गया है। सिमिलरली हमने कुछ अदर रीजंस भी देखे। तो दिस ऑल वी हैड डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे का जो सेक्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एंड विल ट्राई कि वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।